नमस्कार। आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डेली क्विज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा कि अगर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी शंका का समाधान करेंगे। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अर्थात एबीसी का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला कथन है, एबीसी एक भौतिक बैंक है जहां छात्र अकादमिक क्रेडिट जमा और निकाल सकते हैं। अगला है, एबीसी एक डिजिटल भंडार है जो छात्रों के शैक्षणिक क्रेडिट और व्यक्तिगत जानकारी को संग्रहित करता है। अगला है, एबीसी विशेष रूप से स्नातकोत्तर छात्रों के लिए अपने शोध क्रेडिट को जमा करने के लिए एक ऑनलाइन मंच है। इसके अलावा एबीसी एक वित्तीय संस्थान है जो छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर ऋण और अनुदान प्रदान करता है। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि संबंधित समाचार है क्या। समाचार जो है ये प्रकाशित हुआ पीआईबी के अंदर में, और यहाँ पर आप देखें, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लॉन्च्ड थ्रू सीएससीज। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अपार आईडी का इस्तेमाल करके, जो कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के साथ में संबंधित है, यहाँ पर एबीसी आईडी को जो है एक तरीके से यहाँ बनाया गया मैंडेटरी कि कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो इसके संदर्भ हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो एबीसी यहाँ पर है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये एक प्रकार से एक डिजिटल रिपोजिटरी है जहां पर छात्रों के शैक्षणिक क्रेडिट और व्यक्तिगत जानकारी को संग्रहित किया जाता है, और जो निकटतम सेवा केंद्र है, सर्विस सेंटर्स जो हैं, वहां से इस सुविधा को, इस सेवा को प्राप्त किया जा सकता है। स्नातक स्तर पर अर्थात ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही स्तरों पर हम लोग देखते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों में जो भी अगर एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर लेना है, एडमिशन लेना है, तो इन सारी प्रक्रियाओं को इसके माध्यम से आसान बनाया गया है। ऐसे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप पहला कथन देखें तो यहाँ बोला गया है भौतिक बैंक है। अगर आप डी में देखें तो वित्तीय संस्थान है, ये दोनों गलत हो जाते हैं। आप यहाँ पर देखें कि स्नातकोत्तर, लेकिन हमने क्या देखा कि स्नातक के जो छात्र हैं वो भी यहाँ पर शामिल हैं, राइट। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सी में केवल शोध क्रेडिट की बात की जा रही थी, लेकिन अगर आप यहाँ पर इस पूरी चर्चा को देखें तो यहाँ पर शैक्षणिक क्रेडिट, व्यक्तिगत जानकारी, इस सब को यहाँ पर स्टोर किया जाता है। तो ऐसे में इसका जो सही जवाब निकल के आता है वो निकल के आता है बी, अर्थात डिजिटल भंडार है जो शैक्षणिक क्रेडिट और व्यक्तिगत जानकारी दोनों को संग्रहित करता है, राइट। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है उसको आप देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी योजना के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अब यहाँ देखें, भूविज्ञान और भूकंप विज्ञान के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को विशेष रूप से आगे बढ़ाना। अगला है, केवल वायुमंडलीय अनुसंधान और जलवायु परिवर्तन पर इसके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना। पृथ्वी प्रणाली के सभी 5 घटकों को संबोधित करके पृथ्वी प्रणाली की, इसकी जो पृथ्वी प्रणाली विज्ञान है, इसकी जो समझ है उसमें सुधार करना और देश के लिए विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करना। देश भर में बेहतर संचार प्रणालियों के लिए उन्नत उपग्रह प्रौद्योगिकियों का विकास करना। अब यहाँ पर अगर आप संबंधित समाचार को देखें, सबसे पहले तो ये समाचार का संबंध है पीआईबी के साथ में, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान अर्थात पृथ्वी स्कीम को यहाँ पर लाया गया था, और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस स्कीम के 5 हिस्से हैं, 5 कंपोनेंट हैं। आप यहाँ पर देखें तो पर्यावरण के बारे में है, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स। अब अगर आप यहाँ पर देखें विकल्पों में तो वायुमंडल अनुसंधान और जलवायु परिवर्तन, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, केवल इसी की बात यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पर 4 और प्रणालियां भी हैं, जिसमें कि पर्यावरण की बात है, समुद्र की बात है, ध्रुवों की बात है, भूकंपों की बात भी यहाँ पर है, एंड रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे सामने कुल 5 उप विषय उभर करके आते हैं जो कि जुड़े हुए हैं इसके साथ में। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो पृथ्वी प्रणाली है, ठीक है,
वो इन सभी 5 घटकों के आधार पर पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के समझ में सुधार करके, और ये जो क्षेत्र है, चाहे भूकंप के विषय हो, समुद्र के विषय हो, पर्यावरण के विषय हो, इसके लिए विश्वसनीय सेवाओं को प्रदान करने का आधार तैयार करती है। राइट, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत में खुदरा मुद्रा स्फीति। अगर हम खुदरा मुद्रास्फीति की बात करते हैं, अर्थात रिटेल इन्फ्लेशन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, तो मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन, ठीक है, इसके संबंध में कुछ कथन यहाँ पर आपके सामने है। अगर आप सबसे पहले समाचार को देखें, समाचार ये है कि रिटेल इन्फ्लेशन लाइकली इज इन जनवरी। रिटेल इन्फ्लेशन जो है जनवरी में थोड़ा इसमें गिरावट आने की उम्मीद की जा रही है, ठीक है। अब जो खुदरा मुद्रास्फीति है, इसके संबंध में आप इन कथनों को देखिए, तो भारत में खुदरा मुद्रास्फीति मुख्य रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स द्वारा मापी जाती है। अगला है थोक मूल्य सूचकांक अर्थात WPI। मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी, इसको तैयार करने के लिए RBI द्वारा प्रयोग किया जाने वाला मुख्य उपाय है। एक बात आप समझिएगा कि भारत के अंदर में रिटेल इन्फ्लेशन जो है CPI के आधार पर ही मापा जाता है, बिल्कुल सही बात है। 2014 के बाद से हम लोग देखते हैं कि जो RBI है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को डिजाइन करने में वो इस्तेमाल कर रहा है WPI की जगह पर वो किसको इस्तेमाल कर रहा है, CPI को इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे में दूसरा वाला कथन गलत हो जाता है। अगर तीसरा आप कथन यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर हमारे सामने है कि उच्च खुदरा मुद्रास्फीति से उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति अर्थात परचेसिंग पावर बढ़ती है, तो ऐसा नहीं है। परचेसिंग पावर वास्तव में हम देखते हैं इसमें गिरावट आती है। ऐसे में तीसरा वाला भी गलत है, हमसे सही पूछा गया है, अर्थात केवल एक यहाँ पर सही हो जाता है, केवल एक कथन यहाँ पर सही है। इसके अलावा आप देखें अगला प्रश्न क्या है, वैश्विक तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तर अर्थात हम लोग यहाँ पर 1850 को आधार मान करके चल रहे होते हैं, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैश्विक तापन को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने से 2 डिग्री सेल्सियस तापन परिदृश्य की तुलना में मौसम की चरम घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में काफी कमी आने की उम्मीद है। देखिए बहुत कॉमन सेंस की बात है, हम सभी लोग जानते हैं कि ये सारे विषय लगभग पूरे वर्ष चर्चा में रहते हैं, और अगर आप यहाँ समाचार को देखें देन कुछ रिपोर्ट है हमारे पास पे, जो रिपोर्ट ये कह रही है कि टेम्परेचर क्रॉस्ड 1.5 डिग्री सेल्सियस फॉर द होल ऑफ 2023। 2023 में लगभग पूरे साल टेम्परेचर जो मीन टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा, और लास्ट मंथ जो जनवरी था वो काफी गर्म रहा। यूरोपियन यूनियन के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस बारे में कहा है, और ऐसे में जो पेरिस एग्रीमेंट है जो कि 2015 में हमारे सामने उभर करके आया था, तो हमें अब इसके ऊपर में अमल करने की जरूरत है, इसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत है बहुत तेजी के साथ में। अब यहाँ पर आप देखिए जब तापमान बढ़ता है, बहुत कॉमन सेंस की बात है, तापमान जब बढ़ता है राइट, तो हम देखते हैं कि मौसम की चरम घटनाएं, चक्रवातों का आना, बहुत ज्यादा बारिश का होना या बारिश का ना होना, इनकी संख्या बढ़ जाती है, इनकी तीव्रता बढ़ जाती है। तो अगर हम समझे यहाँ पर कि वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर दें और 2 डिग्री सेल्सियस तापमान परिदृश्य की तुलना में मौसम की चरम घटनाओं की जो आवृत्ति है और तीव्रता है, इसमें हम क्या ला सकते हैं, कमी ला सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा मूंगा चट्टानें, कोरल रीफ्स का विरंजन हो जाता है, राइट, इनका जो रंग होता है वो हट जाता है, और ऐसे में हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि जब समुद्रों का जब तापमान बढ़ता है, जो विरंजन की घटना है ये पारिस्थितिकी तंत्र के पतन के जोखिम को काफी कम करती है, लेकिन कब, कि अगर इसको हम 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो सीमा है उसके नीचे में रखें तो समुद्रों का स्वास्थ्य भी क्या रहेगा, बेहतर रहेगा। दूसरा भी सही। आप तीसरे में देखें, वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का लक्ष्य, और तापमान वृद्धि जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को औपचारिक रूप से 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में पहली बार पेश किया गया और इस पर सहमति व्यक्त की गई। जबकि हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो इसका सही जवाब है उसका संबंध 2015 के पेरिस जलवायु सम्मेलन के साथ में हमें दिखाई पड़ता है। ऐसे में हम देखते हैं तीसरा वाला गलत हो जाता है।
ऐसे में 1 और 2 सही होते हैं और सही हमसे पूछा गया है, तो बी इसका केवल 2 कथन यहाँ पर सही जवाब उभर करके सामने आता है। अब यहाँ पर आप देखें पीवाईक्यू का एक प्रश्न है भारत अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रयोगात्मक रिएक्टर, ठीक है। अब इसका एक महत्वपूर्ण मेंबर है। अब मुद्दा यह है कि अगर ये जो इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इसका बेनिफिट क्या होगा? दरअसल इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये फ्यूजन रिएक्टर को बनाने में हेल्प कर सकता है, राइट। जहां पर हम देखते हैं विलय की प्रक्रिया को, और इसके माध्यम से क्या होता है, जो फ्यूजन रिएक्टर होते हैं उनके माध्यम से काफी बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, ऊर्जा की समस्या को, ऊर्जा संकट की समस्या को हल किया जा सकता है। ऐसे में भी इसका सही जवाब होता है। अब आप यहाँ पर देखें कि आज का फैक्ट ऑफ द डे क्या है। फैक्ट ऑफ द डे में हम देखते हैं पाइनएप्पल एक्सप्रेस को। अब ये पाइनएप्पल एक्सप्रेस है क्या? दरअसल पाइनएप्पल एक्सप्रेस की हम जब बात करते हैं तो ये वायुधारा है। इसका संबंध हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका के साथ हमें देखने को मिलता है, और उत्तरी अमेरिका में भी अगर हम देखें तो ये हमें दिखती है उत्तरी अमेरिका के अंदर में, नॉर्थ अमेरिका अर्थात जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में खास तौर पर जो यूएसए का क्षेत्र है, यहाँ पर इसके अंदर में हम लोग देखते हैं कनाडा के क्षेत्रों पर भी कुछ कुछ असर हमें देखने को मिलता है। अब इसको हम देखते हैं कि जो पश्चिमी भाग है यहाँ का, आप यहाँ पर देखें जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर इसको हम लोग देखते हैं, और इसकी वजह से होता क्या है कि इन क्षेत्रों के अंदर में जो बर्फ जमी होती है, ठीक है, ये जो बर्फ के पिघलने की जो रफ्तार होती है वो बढ़ जाती है पाइनएप्पल एक्सप्रेस की वजह से, राइट। अब ऐसे में होता क्या है कि अगर मान लीजिए कहीं पर बर्फ जमी हुई है और बर्फ एकदम से गर्म हवा के संपर्क में आती है, पिघलनी शुरू हो जाती है। अगर बहुत तेजी से बर्फ पिघलेगी तो ऐसे में बाढ़ का खतरा इन क्षेत्रों में बढ़ सकता है। हालांकि आप समझिएगा कि ये अच्छा भी है खराब भी है। अच्छा है कि अगर हवा में गर्मी कम होती है, आप यहाँ देखिए गंभीर मौसमी घटनाओं की संभावना के बावजूद इन वायुमंडलीय नदियों द्वारा प्रदान की जाने वाली जो आर्द्रता है, ठीक है, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में जो पानी की आपूर्ति है उसके लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बर्फ पिघल करके आती रहती है पानी के रूप में। अब यह है क्या चीज, अगर आपसे यह प्रश्न आता है कि पाइनएप्पल एक्सप्रेस क्या है, तो ये विशिष्ट प्रकार की वायुमंडलीय धाराएं हैं जो कि अपने प्रकृति में स्वभाव में उष्ण होती हैं या गर्म होती हैं, और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट को प्रभावित करती हैं, कैलिफोर्निया से लेकर के प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम भाग तक। और इनकी जो उत्पत्ति है उसको हम लोग देखते हैं कि हवाई क्षेत्र से आने वाली वायुमंडलीय नमी का एक मजबूत और लगातार प्रवाह है, राइट, क्योंकि मैंने यहाँ पर मैप के माध्यम से भी आपको दिखा दिया है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास का आपने भरपूर लाभ उठाया होगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिंक आप सभी तक पहुंचते रहे। इस पूरी क्लास में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।